Hello students, welcome back in Evolutionary Padhai with Aarti. In our last video we have covered third chapter of economics, that was theory of demand, right? Now we start third chapter of accountancy, theory base of accounting. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज यू नो कि अकाउंटिंग जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले जो 2-3 चैप्टर आपके थ्योरेटिकल बेस हैं, थ्योरी के हैं, उनको करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ताकि प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए हमारा एक बेस बन जाए, हमें सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स आज जो ये चैप्टर हम करने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी, चाहे फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमने कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ने हैं, जिनको बेस लेके अकाउंटिंग की जाती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स विच डिफाइंस द वे अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं, जो एक वे डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, करने चाहिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, राइट। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कहीं ऑफिस में, कहीं कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं जो सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होते, बल्कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको बेस लेके अकाउंटिंग की जाती है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट पर्सन अपनी डिफरेंट थॉट से डिफरेंट अजम्पशंस लेके अकाउंटिंग करेंगे तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, है ना, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए ये जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। वो रूल्स और नॉर्म्स हैं जिनको बेस लेके अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, और ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। सेम रूल्स सेम प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। तो नाउ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट वन इज मैन मेड, ठीक है, कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं मैन मेड है, ऑब्वियस है, लोगों ने ही बनाए, अपने आप तो ये बने नहीं है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अकाउंटिंग करते हुए जो जो उनको प्रॉब्लम्स आई, उन एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए, रूल्स बनाए, राइट। एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल्स जो है, रूल्स है, ये फ्लेक्सिबल है, दिस कैन बी चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। फॉर एग्जांपल पहले जीएसटी नहीं था, फिर जीएसटी आया, तो जीएसटी आने से अकाउंटिंग में कुछ तो चेंजेस हुए ना, तो हम इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। एंड जनरली एक्सेप्टेड, ये हम अभी कर ही चुके हैं बात कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, ये अभी तो हमने पढ़ने हैं, बट जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। नाउ नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। कंसेप्ट्स क्या है? कंसेप्ट्स मींस अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस मींस कुछ अजम्पशंस है, ऑब्वियस है ना, जब भी कोई लॉ बनता है तो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के बेस पे वो लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं, ये कुछ अजम्पशंस को लेके, कुछ असम्पशंस को बेस बना के ही ये प्रिंसिपल्स बने हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी 3 असम्पशंस हैं? फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, राइट। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, राइट। and third one is
फ्यूल कंसेप्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है, गोइंग मीन्स चलते रहना, ठीक है, चलता रहे जो, और कंसर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, बिजनेस एंटिटी, राइट। तो मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस असम्पशंस के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, right? According to these assumptions, it is assumed that business will continue for foreseeable period of time, ठीक है, and there is no intention to close the business and scale down its operations, right? ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि इसको हम 2-4 सालों में बंद कर देंगे, राइट। हम यही सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, है ना। और हम देखते हैं कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलते आ रहे हैं, चलते हैं, राइट। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटेंट जो है अकाउंटिंग करते हैं, तो उसके माइंड में यही कंसेप्ट होता है कि जो बिजनेस है ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, राइट। और एक चीज और, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस असम्पशन, राइट। हम करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, राइट। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, राइट। जो अकाउंटिंग पीरियड भी आपको पता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। एंड फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, ताकि जिससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी हम परचेज करते हैं तो वो फिक्स एसेट है और उससे हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है फिक्स एसेट और करंट एसेट्स के बीच में, वो किसके बेसिस पे होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे ही, है ना। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, राइट। अगर हम इस कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं कि ठीक है, इस कंसेप्ट की तरफ ध्यान नहीं देते और हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस 6 महीने के बाद ही बंद हो जाएगा, तो फिर हम किस बेस पे करंट एसेट और फिक्स एसेट को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। फिर तो टाइम पीरियड ही 6 मंथ का है, तो क्या करंट एसेट्स और क्या फिक्स एसेट, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसी अजम्पशन के बेस पे ही डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। इसी असम्पशंस के बेस पे, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक हमें मिलता है, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की मशीनरी की, तो एक बार तो खर्चा हुआ, मशीनरी परचेज की, लेकिन इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है ना। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो क्या लॉन्ग रन और क्या शॉर्ट रन, राइट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा या नो चेंज, है ना। मीन्स यू कैन से कंसिस्टेंसी की एक जैसा रेगुलर बेसिस पे एक जैसा कोई काम करना, है ना। तो इस असम्पशन के बेस पे accounting practices once selected should be applicable consistently year after year, ठीक है। and this concept helps in better understanding of accounting information, right। तो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी जो है हम ये मान के चलते हैं, ये assumption लेके चलते हैं कि अगर हम एक बार एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो हम कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन क्या है, हम पढ़ ही चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। कि एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इसको जो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के अभी के लिए आप समझ लो कि इसको 2 मेथड है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। तो ये असम्पशन ये कहता है कंसिस्टेंसी कि अगर हम
एक अकाउंटिंग पीरियड में एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करना है। ठीक है, हम तो मतलब ये नहीं है कि हम इस साल SLM यूज कर दें देन रिटन डाउन वैल्यू देन SLM। तो स्टूडेंट्स ऐसे करने से कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक क्लियर पिक्चर नहीं अकाउंट्स की निकल के आएगी, राइट। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हम कभी भी अपना जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसको चेंज नहीं कर पाते, नहीं कर सकेंगे? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं इफ लॉ रिक्वायर्स, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। मीन्स अगर देश का कानून कहे कि हमें SLM फॉर एग्जांपल SLM नहीं लगाना, आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक लॉ की तरह ही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स अगर हम SLM लगा रहे हैं और हमें जो है अपने अकाउंट्स की एक क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आ रही, नहीं पता चल रहा। ठीक है, अगर हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वाली assumption भी समझ आ गई होगी। थर्ड वन इज अक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, तो अक्रूअल कंसेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये यहाँ से समझ लेना आप, ये एक अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं 1 अप्रैल टू 2006 एंड 31 मार्च टू 2007, राइट। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है और देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2008। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान यहाँ पे हमने 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन की। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन की परचेज्ड कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर परचेज किया वर्थ 20,000, राइट। बट इसकी जो पेमेंट है वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया, बट इसकी जो पेमेंट है हम करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में से 10 अप्रैल 2007 को। ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरा अकाउंटिंग पीरियड है, राइट। अब हमें ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको हम रिकॉर्ड 1 जनवरी को करेंगे या 10 अप्रैल 2007 को करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अक्रूअल कंसेप्ट्स a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered, not when the settlement take place, right? Means accrual concept के अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ट्रांजेक्शन अकर होती है। ठीक है, डजेंट मैटर कि पेमेंट कब रिसीव हुई या कब पे की। ठीक है, कैश से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन अकर हो जाएगी उसी टाइम हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो स्टूडेंट्स ये 3 असम्पशंस हैं, इन्हीं को बेस मानते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।